लेट्स स्टार्ट। तो हम चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल कर रहे थे और 7 न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। 8वें से स्टार्ट करते हैं। 8वां न्यूमेरिकल देखेंगे आप। कुछ ऐसा दिया है कि चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, ये एक संधारित्र लगा है, फिर यहाँ पे 2 संधारित्र लगे, फिर अगली स्टेप में जाएंगे तो 4 संधारित्र लगें, और फिर आगे जाएंगे तो डॉट 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 करके और ऐसे कह रखा है 8 संधारित्र। और ये कार्यक्रम चलता जा रहा है अनंत तक। कहाँ तक चल रहा है ये कार्यक्रम बताओ? अनंत तक। क्लियर है ना? ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ 2 बिंदु दिए हैं आपको, ए और बी। इनके मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी। कैसे ज्ञात करेंगे? सबकी धारिता समान दे रखी है 1 माइक्रोफैराड। तो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए सबकी धारिता कितनी है बताओ? सी। यहाँ 1 संधारित्र है, यहाँ दुगने हो गए 2, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, अगले में 16, 32 ऐसे चलते जा रहे हैं, अनंत तक जुड़े हुए। तो इस पूरे परिपथ की तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? बड़ा आसान है। इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स काम में आएगी, 11वीं क्लास में पढ़ी होगी आपने। तो देखो आप कैसे काम आएगी मैथमेटिक्स। आप देखो कि सबसे पहले आप देखो इसको रीड्रॉ करते हैं, फिर से बनाते हैं। एक संधारित्र तो यहाँ जुड़ा हुआ है ना, ये ए ये बी। अब आप देखना ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं? ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हल करो। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, या तो इससे कर लो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, या एक तरीका बताया था कि जब n समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता जो है वो हो जाती है C/n। क्या हो जाती है? n समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता क्या हो जाती है? C/n हो जाती। तो 2 संधारित्र जुड़े तो धारिता क्या हो जाएगी? C/2 C/n हो जाती है ना। तो 2 के लिए C/2। इससे चेक कर लो भले, C गुणा C/C प्लस C स्क्वायर बटे 2C, C से C कट गया, क्या आ गया? बात वही। तो डायरेक्ट वाला काम में ले रहा हूँ मैं फार्मूला। अब बताओ अगली स्टेप में ये 4 संधारित्र हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जब 4 संधारित्र, 4 समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो धारिता कितनी हो जाएगी? C/4। फिर अगले में 8 हैं, ये डॉट 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 करके 8 संधारित्र जोड़े गए, तो कितनी हो जाएगी धारिता? C/, और ऐसे चलता जाएगा ये अनंत तक। हो गया ये? अब देखो 1 2 3 4 ये किस में बताओ? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब तुल्य धारिता। तो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, और ऐसे ही चलता जाता है जितने भी हैं तब तक। तो ये कहाँ तक जा रही है? ये अनंत तक जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है? अगर बुक में नहीं दिया हुआ तो आप बना लें, अनंत तक जा रहा है ये। तो ये अनंत तक जाएगा। तो क्या लिखेंगे? C इक्विवेलेंट बराबर C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8, और ये चलता जाएगा कहाँ तक बताओ? अनंत तक। यहाँ से C कॉमन ले लें आप। C कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और प्लस डॉट 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 अनंत तक। अब आप गौर से देखो, आपने 10th क्लास में या 11th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा गुणोत्तर श्रेणी। पढ़िए गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है आप देखना। जैसे मान लो पहला पद 2 है, दूसरा 4 आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया, 32 आ गया, तो ये क्या है? गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर मतलब गुणा करके और उत्तर पद मिल रहा है। उत्तर मतलब अगला पद। जैसे इसको 2 से गुणा कर दे तो क्या मिल जाएगा? फिर इसको 2 से गुणा कर दें तो, फिर इसको 2 से गुणा कर दें तो, इसको 2 से गुणा कर दें तो ऐसे मिलेगा। ऐसा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा समांतर श्रेणी। जैसे 2 5 8 11 14, जैसे इसमें 3 जोड़ दें तो, 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 ऐसा पढ़ा है क्या? तो ये समांतर श्रेणी होती है।
इसमें ये वाला होता है प्रथम पद, पहला पद, इसको किससे लिखते हैं? ए से। और ये जो सब में समान होता है इसको बोलते हैं सार्व अंतर, किससे लिखते हैं? डी से। ऐसे ही गुणोत्तर श्रेणी में होता है, इसमें तो जोड़ने पे आता है, इसमें गुणा करने पे आता है। तो इसमें ये तो पहला पद होता है, पहला पद, और ये जिस राशि से बार बार गुणा किया जाता है इसको अपन बोलते हैं सार्व अनुपात। क्या बोलते हैं बताओ? सार्व अनुपात। और इसको किससे लिखते हैं अपन? आर से। किससे लिखते हैं मतलब? जैसे इसमें सार्व अंतर होता है ऐसे इसमें क्या होता है? अनुपात होता है। समझ रहे हो? दूसरे और पहले पद का अंतर 3, तीसरे और दूसरे का 3, चौथे और तीसरे का 3, अंतर समान है, यहाँ अनुपात समान है। दूसरे और पहले पद का अनुपात 2, तीसरे और दूसरे पद का अनुपात 2, चौथे और तीसरे पद का अनुपात 2, तो इसको क्या बोलेंगे? सार्व अनुपात। तो ये जो अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, आप समझना, ये गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं बताओ? दूसरे पद का और पहले पद का अनुपात क्या आ रहा है? 1/2। तीसरे पद का और दूसरे पद का अनुपात निकालो तो 2 से कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ गया? 1/2। चौथे पद का और तीसरे पद का अनुपात निकालो, कितना आएगा बताओ? 1/2। तो अनुपात समान है, तो ये कैसी श्रेणी हो गई बताओ? गुणोत्तर श्रेणी हो गई। ठीक है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे समांतर श्रेणी के फॉर्मूले होते हैं ना, ऐसे इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। 11th की मैथमेटिक्स में है ये। तो फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r। क्या फॉर्मूला होता है? a/1 - r। a क्या है? प्रथम पद, और r क्या है? सार्व अनुपात। बोलो है या नहीं? तो हल करो। c इक्विवेलेंट बराबर c a। प्रथम पद कितना है इसमें? 1, और सार्व अनुपात कितना है? सार्व अनुपात मतलब होता है दूसरा पद बटे पहला पद, तीसरा पद बटे दूसरा पद, या चौथा पद बटे तीसरा पद। तो सार्व अनुपात कितना है? 1/2 है क्या? 1/2 दूसरा पद बटे पहला पद। हल करो तो c इक्विवेलेंट कितना आ गया बताओ? c 1 में से 1/2 घटाएं तो क्या बचेगा बताओ? 1/2। ये 2 पलट के आ जाएगा तो ऊपर कितना आ गया? 2c। और सवाल में देखो c क्या माना था? प्रत्येक संधारित्र की धारिता, और सवाल में प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी दी है? 1 माइक्रोफेरड। तो c की जगह 1 माइक्रोफेरड रख देंगे तो आंसर कितना आ गया बताओ? तो ये सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता कितनी मिलेगी बताओ? 2 माइक्रोफेरड। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा अटपटा ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग ये होता है। ठीक है, ऐसा एक सवाल पहले भी आया है, चैप्टर 1 में भी आया है ऐसा ही। ठीक है, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता 5 है तो सी की धारिता ज्ञात करनी है ना। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के मध्य तुल्य धारिता 5 है तो सी की धारिता ज्ञात करो। तो इसके लिए आपको एक डायग्राम बना रखा है, देखते हैं क्या है। तो कैसे हल करेंगे? देखो, डायग्राम कुछ ऐसा दिया आपको, ये फिर यहाँ 2 माइक्रोफेरड की संधारित्र लगा रखा है, उसके बाद फिर यहाँ पे 2 संधारित्र यहाँ लगे हुए है ना, 1 माइक्रोफेरड के, 1 माइक्रोफेरड का यहाँ लगा है और 1 माइक्रोफेरड का यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और यहाँ से एक संधारित्र यहाँ लगा हुआ है सी धारिता का, फिर यहाँ लगा एक 4 माइक्रोफेरड धारिता का संधारित्र लगा है, और फिर एक इधर से लगा रखा है यहाँ पे 4 माइक्रोफेरड धारिता का संधारित्र। ठीक है, तो ये है। तो इसमें क्या बोला है? ए और बी के मध्य सी इक्विवेलेंट किसके बीच में? ए और बी के बीच में। ये दे रखा है 5 माइक्रोफेरड, ये दिया है आपको। मतलब हम अब तक तुल्य धारिता ज्ञात करते थे, यहाँ पे तुल्य धारिता पहले ही दे रखी है। कितनी है बताओ? 5 है। तो ये जो सी है ना, सी धारिता जो है इसका मान ज्ञात करना है। यदि तुल्य धारिता 5 है तो ये जो सी धारिता है इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो तुल्य धारिता ज्ञात करो। सबसे पहले देखो, आप गौर से देखना, ये कौन से संयोजन में है? समांतर क्रम संयोजन में है या नहीं बताओ? दोनों संधारित्रों के पहले सिरे एक बिंदु पर जुड़े, बोलो यहीं तो जुड़े एक ही बिंदु पर,
और इनके दूसरे सिरे भी एक ही बिंदु पर जुड़े, बोलो यही तो जुड़े, तो कैसा संयोजन है? समांतर क्रम संयोजन। तो इनको समांतर क्रम में हल करेंगे अपन। तो देखो आप फिर से रीड्रॉ करूँगा मैं, ये 2 माइक्रोफैरड यहीं लगा रहेगा, इन दोनों को समांतर क्रम में हल करो और इनकी जगह एक ही संधारित्र आ जाएगा, बोलो आ जाएगा इन दोनों को हल करके। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? C1 प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताओ? 2। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? आगे आओ, ये लगा हुआ है इधर से C। अब यहाँ बात करेंगे यहाँ, अब इन दोनों को देखो, ये कौन से संयोजन में? ये भी समांतर क्रम में, दोनों के प्रथम सिरे एक ही बिंदु पर और दोनों के दूसरे सिरे भी एक ही बिंदु पर, तो ये भी समांतर क्रम में। तो इनको हल करके भी इनकी जगह भी एक ही संधारित्र आ जाएगा। और समांतर क्रम में हल करो क्या आएगा? C1 प्लस C2, 4 प्लस 4 कितना आएगा? 8 माइक्रोफैरड। बोलो यहाँ तक सही है? ऐसे धीरे धीरे करना है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि समझ में आए। एक साथ करोगे एक ही डायग्राम से तो कन्फ्यूजन होगी, बार बार डायग्राम बनाओ। अब क्लियर होता जाता है। अब गौर से देखो, क्या ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं? चेक करो, एक ही तार में जुड़े, श्रेणी क्रम। और गौर से देखो, क्या ये दोनों भी श्रेणी क्रम में हैं? क्लियर है ना? तो ऐसे एक बार और डायग्राम बनाओ। ये हो गया आपके पास A। अब यहाँ पे एक तो ऐसे जोड़ दो इधर से, और इन दोनों की जगह भी एक आ जाएगा। ऐसे समझ पा रहे हो क्या आप? इन दोनों को हल करके एक ही लगा दिया और इन दोनों को भी हल करके एक। अब श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस, तो इन दोनों को करो 2 और 2 को, तो 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 2, 4 बटे 4 कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफैरड आ गया है। और इन दोनों को हल करो, इन दोनों कैसे हल करेंगे? 8 गुणा C बटे 8 प्लस, ऐसे तो करेंगे C1 C2 बटे C1 प्लस C2, तो इसकी तुल्य धारिता आ जाएगी 8C बटे 8 प्लस C। बोलो आ गई है नहीं? क्लियर है? अब ये दोनों कौन से संयोजन में? समांतर क्रम संयोजन में है या नहीं? तो समांतर क्रम संयोजन में हल करें तो तुल्य धारिता कितनी मिली पूरे परिपथ की हल करने के बाद? तो समांतर क्रम में दोनों जुड़ जाएंगे, C1 प्लस, तो कितनी आ गई बताओ? 1 प्लस 8C बटे 8 प्लस C। बोलो आई क्या? ये पूरे परिपथ की तुल्य धारिता आ गई। कौन से सिरों के बीच में? A और B के बीच में। और ये अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है? तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 5 बराबर 1 प्लस 8C बटे 8 प्लस C। 1 माइनस में आ जाएगा तो 4 बराबर 8C बटे 8 प्लस C। 4 से इसको काटा एक बार, यहाँ काटा 2 बार, क्रॉस गुणा कर दो तो 8 प्लस C बराबर 2C। C माइनस में आ जाएगा तो C बराबर कितना आ गया? 8 माइक्रोफैरड। बोलो पता लगा है? तो C का मान कितना आएगा? 8 माइक्रोफैरड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। चित्र में दर्शाए गए संधारित्रों की धारिता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है और प्लेटों के मध्य की दूरी D है। तो इसमें क्या है? एप्सिलेट R1 और एप्सिलेट R2 परावैद्युत वाले माध्यम भरें, एक बार प्लेटों के लंबवत और एक बार प्लेटों के समांतर। तो हालांकि ये दोनों केस मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले चैप्टर में। तो देखो 10वें में पहला लेते हैं। पहला आपको ऐसा दिया है, ये संधारित्र की 2 प्लेटें, इसमें 2 माध्यम भर दिए बीचों बीच में। इधर तो एप्सिलेट R1 भर दिया और इधर एप्सिलेट R2, ये 2 माध्यम भर दिए। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दी है? D। और प्लेटों का क्षेत्रफल कितना दिया है? A। लेकिन जब 2 अलग अलग माध्यम भर दिए तो इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो गया? A बटे 2, और इस प्लेट का कितना हो गया बताओ? बोलो हुआ है? अब बताओ, हल करो। पहली प्लेट की धारिता कितनी आएगी? C1। तो फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलेट नोट A अपॉन D। यही तो होता है एप्सिलेट नोट A अपॉन D पहले संधारित्र के लिए। लेकिन क्षेत्रफल तो कितना है इसका? A बटे 2, और इसमें माध्यम और भर दिया एप्सिलेट R परावैद्युतांक वाला, तो माध्यम से और गुणा हो जाता है। जब माध्यम पूर्णतः भरा हो तो धारिता इससे और गुणा हो जाती है। सीखा है ना ये हमने? तो बताओ पहली प्लेट का कितना आएगा? एप्सिलेट R1 एप्सिलेट नोट A बटे 2 और बटे में D,
और दूसरी प्लेट के लिए कितना आएगा, एप्सलेट R2 एप्सलेट नोट A/2/D। क्लियर। और मैंने आपको बताया था अगर ऐसे माध्यम भरा हुआ है तो ये दोनों संधारित्रों को कैसे माना जा सकता है, समांतर क्रम में। कैसे माना जा सकता है, ऐसे, इधर से कनेक्शन यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और इधर से कनेक्शन यहाँ और यहाँ। तो ये वाला संधारित्र और ये वाला संधारित्र दोनों कैसे जुड़े हुए हैं बताओ, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता कैसे याद करते हैं, C1 प्लस, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ोगे तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन ले लो, एप्सलेट नोट A/2 और D, ये तो कॉमन आ गया। तो क्या बच जाएगा बताओ, एप्सलेट R1 प्लस एप्सलेट R2। तो C इक्विवेलेंट फॉर्मूला आ गया आपके पास, एप्सलेट नोट A/2D और एप्सलेट R1 प्लस एप्सलेट R2। हो गया, ये था। दूसरा लेते हैं। दूसरे में क्या किया गया है कि जो माध्यम है वो प्लेटों के समांतर भरे गए हैं। तो जब माध्यम प्लेटों के समांतर भरे गए हों तब क्या होगा, तो दूसरे में क्या किया, जैसे ये प्लेट है दो, ये दो टर्मिनल है, अब की बार माध्यम ऐसे भर दिए, इधर तो एप्सलेट R1 और इधर एप्सलेट। अब क्या होने वाला है, अब देखो दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल तो क्या रहेगा, दोनों संधारित्रों के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल क्या रहेगा, समान। लेकिन जो प्लेटों के बीच की दूरी थी D, वो क्या हो जाएगी बताओ, आधी आधी। इस संधारित्र के लिए D/2 और इसके लिए भी कितनी हो जाएगी बताओ, समझ पा रहे हो। अगर ऐसे भरते हैं तब तो क्षेत्रफल आधा आधा होता है, और यूं बढ़ते हैं तो दूरी आधी आधी हो जाती है। ठीक है। अब पहले संधारित्र की धारिता बताओ, तो C1 बराबर एप्सलेट R1 एप्सलेट नोट क्षेत्रफल A, लेकिन दूरी की जगह क्या लिखेंगे, D/, और ऐसे दूसरे संधारित्र के लिए एप्सलेट R2 एप्सलेट नोट A/D/2। और अब ये दोनों संधारित्र कैसे माने जा सकते हैं, पहला संधारित्र ये और दूसरा संधारित्र ये, ऐसे माने जा सकते हैं क्या, ये एप्सलेट R1 और एप्सलेट R2, है ना। तो ये कौन से संयोजन में, श्रेणी क्रम, ये पहले पढ़ा चुका हूँ चैप्टर में मैं आपको। अगर यूं भरा हो प्लेटों के समांतर तब तो श्रेणी क्रम में, और प्लेटों के लंबवत भरा हो तो समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगाएं, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। रखो इनके मान, 1/C 1/C1, C1 यही तो है C1, तो क्या आएगा बताओ, 1/, इसको लिखेंगे एप्सलेट R1 एप्सलेट नोट A, और बटे में D/2 है, तो D/2 पलट के कहाँ आ जाएगा बताओ, ऊपर आ जाएगा। सही है। और ऐसे यहाँ लिख देंगे D/2 एप्सलेट R1 एप्सलेट नोट A। सही है क्या। कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन क्या आएगा बताओ, 1/C बराबर कॉमन आ जाएगा D/2 एप्सलेट नोट A, तो बचेगा क्या बताओ, 1/R1 प्लस 1/R2, ये R2। सही है। अब क्या करना होता है, इसका उल्टा, C निकालना है ना, C, तो उल्टा कर दो। तो उल्टा करेंगे तो C कितना आ गया बताओ, एप्सलेट नोट A/D/2, और ये इसका उल्टा करना है, तो उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/1 एप्सलेट R1 प्लस 1 एप्सलेट R2। समझ रहे हो ना, ये बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इनको उल्टा करेंगे तो ऐसे करेंगे। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा 2, तो क्या आ गई बताओ, तुल्य धारिता 2 एप्सलेट नोट A/D, है ना, और गुना 1/1 एप्सलेट R1 प्लस 1 एप्सलेट R2। ये आपके पास हो गई इसकी तुल्य धारिता। आप चाहो तो LCM ले सकते हो, इसका LCM ले लो। LCM लेंगे तो क्या आएगा, एप्सलेट R2 प्लस एप्सलेट R1 बटे एप्सलेट R1 एप्सलेट R2, ये पलट के ऊपर आ जाएगा। तो C कितना आ गया, 2 एप्सलेट R1 एप्सलेट R2 एप्सलेट नोट A/D एप्सलेट R1 प्लस एप्सलेट R2। सही है, ऐसे ज्ञात कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। 11वां देखो, 11वां क्वेश्चन है, आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। आंसर इसका मिसप्रिंट है, और ये क्वेश्चन अगर गौर से देखो तो कल मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव टाइप में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुचयनात्मक क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन नंबर 13 और ये 11वां क्वेश्चन सेम टू सेम है, डिक्टो, कुछ भी नहीं करना, वहाँ से टीप के कर लेना। ठीक है, टीपना तो आता है ना सबको,
परफेक्ट होंगी टिपने में तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक विलगित गोलीय चालक को दूसरे संकेंद्रीय गोलीय चालक जिसकी बाहरी एक मिनट इसको रफ कर दें फिर बताते हैं आपको। एक विलगित गोलीय चालक है, विलगित समझते हो, विलगित मतलब सेपरेट, सबसे अलग। तो आपको एक विलगित गोलीय चालक दिया है, इसको दूसरे संकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढका है, इससे ढक देते हैं। इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है n/n-1, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है n/n-1, ये दिया है, समझते हो। तो इनमें से बड़ा कौन सा है? n बड़ा है, n बड़ा है या n-1 बड़ा है? n बड़ा है। तो मतलब जब अनुपात लेंगे तो बड़े गोले की त्रिज्या ऊपर लिखेंगे और छोटे गोले की त्रिज्या, ये बड़ा है ना, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज़्यादा होनी चाहिए और छोटे गोले की कम। तो ये तो आपको दे रखा है, दोनों गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है नहीं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि इस समायोजन से गोलीय चालक की धारिता n गुना बढ़ जाएगी। अब देखना, दो केस है इसमें, समझना क्वेश्चन को। पहले केवल विलगित गोलीय चालक दिया है, तो विलगित गोलीय चालक जो सबसे सेपरेट होता है, तो इसकी धारिता का फॉर्मूला बताया था मैंने, 4πε0r, छोटा वाला यही बताया था, समीकरण नंबर 2। दूसरे केस में क्या कर दिया, इस विलगित गोलीय चालक को एक संकेंद्रीय गोले से ढक दिया, इसकी त्रिज्या तो स्मॉल r है और इसकी त्रिज्या क्या हो गई बताओ, कैपिटल R। संकेंद्रीय गोले से ढक दिया जिसका विभव क्या है, 0, जिसका विभव क्या है बताओ, बोला ना कि इसका बाहरी पृष्ठ भूमि से संबंधित है, तो बाहरी पृष्ठ भूमि से संबंधित होने का मतलब भूमि का विभव 0, तो इसका भी 0। तो ये कौन सी चीज़ बन गई, ये बन गया गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र पढ़ाया था, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र ऐसा ही था, यहाँ प्लस होगा तो अंदर माइनस के आवेश प्रेरण के कारण उत्पन्न हो जाएगा, भार प्लस का होगा जो पृथ्वी में चला जाए। तो ये गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी बताई थी, तो इसका फॉर्मूला था 4πε0 क्या था, r गुणा r/r-r बताया था। विलगित गोलीय चालक की तो ये थी और गोलीय संधारित्र की ये थी। नंबर 3, अब आपसे पूछा है कि ये पहले वाली धारिता और बाद वाली धारिता, इसमें क्या अंतर होगा, कौन कितने गुणा हो जाएगी, कौन कितने गुणा हो जाएगी। तो भाग लगाते हैं दोनों का, तो मैं भाग लगा देता हूँ, C2/C1 भाग लगाओ, क्या बचेगा, इसमें इसका भाग लगाओ, 4πε0 तो कैंसिल, स्मॉल r भी कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, r/r-r, बोलो हो जाएगा या नहीं, r/r-r, या उल्टा कर लो इसको, C1/C2 कितना आ गया, C1/C2 कितना आ गया, r-r/r, C1/C2 क्या आएगा, 1 - r/r, सही। और r/r का मान यहाँ रख दो, आप रख सकते हो क्या r/r का मान, यहाँ से देख लो समीकरण 1 से, कैपिटल r/r का मान है n/n-1, लेकिन हमें क्या रखना है, स्मॉल r/r, तो स्मॉल r/r का मान क्या रखेंगे, n-1/n। हल करें आप इसे, लघुत्तम लेंगे n, तो यहाँ जाएगा n - n+1, चिन्ह बदल जाएंगे, n से n कैंसिल, तो C1/C2 बराबर 1/n, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो C2 बराबर nC1। समझ में आया, पहले धारिता कितनी थी C1 और बाद में धारिता कितनी हो गई, n गुना हो गई। तो ये आपको सिद्ध करना था कि बाद में धारिता कितने गुना हो जाएगी बताओ, n गुना हो जाएगी, बोलो हो जाएगी या नहीं, समझ आया आपके यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व U का मान दे रखा है आपको, U का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है। और एप्सिलॉन नोट का मान दिया है आपको, एप्सिलॉन नोट का मान दिया हुआ है।
अब आपसे बोला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो आपको ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा है ना, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये पढ़ा है, ये सेकंड चैप्टर में भी है और फोर्थ चैप्टर में भी है। तो ऊर्जा घनत्व का ये फॉर्मूला है, इसमें देखो U का मान दिया है, एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है, तो E का मान निकाल सकते हो क्या, 2 गुणा में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे, हो जाएगा, मान रखो, हल करो, आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 देखो 14 में बोला है चित्र ए और बी में प्रदर्शित निकाय के मध्य धारिता कितनी होगी यदि प्लेट का क्षेत्रफल a और 2 निकटवर्ती प्लेटों के मध्य की दूरी d है। तो ये थोड़ा सा अजीब है तो बड़ा आसान, लेकिन थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, आप देखना। 2 प्लेट तो ऐसे फंसा दी और 2 प्लेट ऐसे फंसा दी, यूँ, ये सिरा A है, ये सिरा B है, तो एक टर्मिनल A एक टर्मिनल B, दोनों को बैटरी से जोड़ दो या सेल से जोड़ दो, तो एक तो धन टर्मिनल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा बताओ। अब ये धातु की प्लेट है तो इस पे धनावेश है, इस पे धनावेश है, तो इस प्लेट पे भी क्या आएगा बताओ, धनावेश। इस प्लेट के दोनों तरफ क्या आएगा बताओ, और इस प्लेट के दोनों तरफ भी क्या आएगा बताओ, धनावेश। और ये ऋण टर्मिनल से जुड़ा है तो इसके दोनों तरफ क्या आएगा बताओ, ऋणावेश। बोलो आएगा या नहीं। अब प्लेटों के बीच की दूरी, इन प्लेटों के बीच की दूरी d दे रखी है, इनके बीच की दूरी d दे रखी है, इनके बीच की दूरी d, तो दूरी दे रखी है d और क्षेत्रफल दिया है a, और धारिता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a/d। ये कब होता है, जब 2 प्लेटें रखी हो, एक का क्षेत्रफल a हो, प्लेटों के बीच की दूरी d हो, और एक पे धनावेश हो और एक पे, ऐसे तो बनता है संधारित्र। तो आप इस चित्र को गौर से देख के बताओ ऐसे कितने संधारित्र बने हुए। संधारित्र मतलब आमने सामने की प्लेट पे आवेश बराबर और विपरीत हो, एक पे धनावेश हो एक पे ऋणावेश हो और आमने सामने हो। गौर से देखो कितने संधारित्र बने हुए इसमें। बताओ, एक तो ये वाला बना हुआ है कि देखो गौर से, देखो आमने सामने की प्लेट पे धनावेश ऋणावेश, एक संधारित्र हो गया। एक संधारित्र की धारिता हो गई एप्सिलॉन नॉट a/d, क्योंकि क्षेत्रफल a दूरी d। और देखो इन दोनों पे तो माइनस माइनस आ गया, तो ये तो संधारित्र हो नहीं सकता, तो एक माइनस ये रहा और एक प्लस ये रहा, एक संधारित्र ये बन गया। बन गया है नहीं, बोलो आमने सामने प्लस माइनस हो गया, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, संधारित्र की तरह। तो इसकी धारिता कितनी हो गई, एप्सिलॉन नॉट a/d। कौन से संयोजन में जुड़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन में। देखो जुड़ेंगे क्या, ये देखो आप, इसकी एक प्लेट ए सिरे पे जुड़ी है, तो इस संधारित्र की भी एक प्लेट ए सिरे पे जुड़ी है, इस संधारित्र की एक प्लेट बी सिरे पे जुड़ी है, तो इसकी भी एक प्लेट कहाँ जुड़ी है, बी सिरे पे। तो दोनों संधारित्रों की एक एक प्लेट ए सिरे पे, एक एक प्लेट बी सिरे पे, तो मतलब ये समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में दोनों की धारिता जुड़ जाती है, तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या आएगी, C बराबर C1 प्लस, दोनों जुड़ जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट a/d। हो गया। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट भी सेम ऐसा है, प्लेटों की स्थिति चेंज कर दी। आपको काम यही करना है, ए को धन मान लेना, बी को ऋण, ए से जुड़ी प्लेटों पे धनावेश लगा देना, बी से जुड़ी प्लेटों पे ऋणावेश लगा देना, और ऐसे पेयर ढूंढना, ऐसे जोड़े ढूंढना जिनमें आमने सामने धनावेश और ऋणावेश हो। ऐसे कितने संधारित्र बनते हैं, एक संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट a/d, तो उसमें कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, तो 3 की धारिता हो जाएगी 3 एप्सिलॉन नॉट a/d। स्वयं करें उसे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, 15, सी धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े। सी धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और तुल्य धारिता Cs है, तो तुल्य धारिता Cs है और सी धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, C/n हो जाता है। और यही n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ दें, इन्हीं n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दें पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो
तो इनकी धारिता कितनी हो जाएगी, n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कितनी हो जाती है, NC हो जाती है। तो आप सिद्ध कीजिए Cp माइनस CS बराबर कुछ, Cp माइनस CS का मान याद करना है। तो कैसे करें, दोनों घटा दो, Cp माइनस CS क्या आ जाएगा, NC माइनस C बटे N, C कॉमन ले लिया, N माइनस 1 बटे N लघुत्तम ले लिया, तो क्या आ गया, N स्क्वायर माइनस 1 बटे N। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 आपको बोला है एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट की त्रिज्या 10 सेमी है, प्लेटों के मध्य की दूरी भी 10 सेमी है, तो संधारित्र की धारिता, कैसा संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी हवा में धारिता ज्ञात करनी है। तो हवा में धारिता क्या होगी, दिया क्या है, दूरी दे रखी है 10 सेमी, सेमी को मीटर में बदल लेंगे तो 0.1 मीटर, बोलो हो गया है ना। और क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, सॉरी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या 10 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.1 मीटर हो जाएगी या नहीं, बोलो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.1 मीटर। तो बताओ क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो त्रिज्या दे रखी है तो प्लेट कैसी होंगी, फिर वृत्ताकार होंगी। त्रिज्या किसकी दे रखी है, वृत्त की, तो प्लेट कैसी हो जाएंगी, वृत्ताकार। आप अपन समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं ऐसे, तो अपन ने आयताकार ली, अगर वृत्ताकार प्लेट ले लें तो भी तो दो प्लेटें, एक पे धनावेश एक पे ऋणावेश, एक दूसरे के समांतर रखी, तो इसकी त्रिज्या दे रखी है तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एक प्लेट का क्षेत्रफल। तो यहाँ रख दें अब एप्सिलॉन नोट, क्षेत्रफल तो लिख देंगे पाई आर स्क्वायर और दूरी d। देखो सबके मान पता है, अब एप्सिलॉन नोट का मान पता है पहले से ही, पाई का मान पता है, r का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है, हल करें आंसर लाएं। इसी के साथ चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 5 के करेंगे। एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करें, कोई डाउट हो तो आप शेयर करें।